हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसकी हम 3 क्लासेस कवर कर चुके हैं। और हम केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं हमारे पास केमिकल इक्वेशंस। और अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों, सभी तैयार हो जाए, हम स्टार्ट करते हैं क्लास। सो वेलकम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 5 टाइप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैंने आपको उस क्लास में भी बताया था कि यदि हमें किसी रिएक्शन को क्लासिफाई करना है तो किस बेस पर आप उसे क्लासिफाई कर रहे हो, पहले आपको इस बात का जजमेंट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो 4 टाइप्स की रिएक्शन है हमारे पास, ये जो 4 टाइप्स की रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंपोजिशन के बेस पर है। यानी कि रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट में जब हमारा सब्सटेंस चेंज हुआ है तो उसके कंपोजिशन में क्या चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट टूट रहा है या 2 रिएक्टेंट्स कंबाइंड हुए। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है सर। फिर बेटा देखो, इसकी बात अभी हम क्लास में आगे करते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इस रेडॉक्स रिएक्शन का जो क्लासिफिकेशन है वो सेम इनकी तरह नहीं है। इसका क्लासिफिकेशन किसी अलग बेस पर किया जाता है। ओके बच्चों, तो देखो, अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर जो किसी भी सब्सटेंस का प्लेस है उसमें कुछ डिसअरेंजमेंट हुआ है। यानी कि जब कोई एटम अपने प्लेस से डिस्टर्ब हो गया है तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्टरबेंस होता किसकी वजह से है, तो किसी दूसरा एलिमेंट, कोई दूसरा एलिमेंट उस एलिमेंट को, यानी कि हम इसकी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, व्हेन अ highly reactive element displace a less reactive element from its compound, the reaction is called displacement reaction। ओके बच्चों, अच्छा, यानी कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा, एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी रिएक्टिविटी, देखो अगर हमें इंसानों में, ह्यूमंस में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम पावर के बेस पर कर सकते हैं कि एक हाईली स्ट्रेंथ वाला पर्सन है, एक लेस स्ट्रेंथ वाला पर्सन है। सपोज करो अगर हम बोल रहे हैं कि हमें किसी को हटा के उसकी जगह बैठना है तो हमें उससे पावरफुल होना पड़ेगा ताकि हम उसे क्या कर सकें, हटा सकें। ऐसे ही एलिमेंट्स की जो पावर होती है, जो इनकी ताकत है, वो है इनकी रिएक्टिविटी। क्या है बच्चों? रिएक्टिविटी। और ये रिएक्टिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी टू डू आर रिएक्शन, कि किसी रिएक्शन को करने की जो इनकी टेंडेंसी होगी, जो इनकी स्ट्रेंथ होगी, यानी कि एक एलिमेंट होगा जो स्लोली रिएक्ट करेगा, एक एलिमेंट होगा जो फास्ट रिएक्ट करेगा, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी। तो अगर किसी एलिमेंट की रिएक्टिविटी हाई हो और वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, एक बात आप सभी ध्यान देंगे कि यहां पर हम इस तरीके से लिख रहे हैं सी बी।
हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे बी एंड सी। बताओ ऐसा क्या रीजन रहा कि हमने, अच्छा सबसे पहले सी ने ए को क्या कर दिया बच्चों, डिस्प्लेस कर दिया। आप देख पा रहे होगे कि ये कंपाउंड है ए बी, ये क्या है हमारे पास, कंपाउंड है। और सी क्या है हमारे पास, एक एलिमेंट है। इस सी ने ए बी में से किसको अलग कर दिया बच्चों, ए को अलग कर दिया। किसको डिस्प्लेस कर दिया, ए को डिस्प्लेस कर दिया। यानी कि यहां से ये बात क्लियर होती है, रिएक्टिविटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ ए। क्या ये बात सही है? अच्छा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ए को डिस्प्लेस करे, या ऐसा भी हो सकता है कि ये बी को डिस्प्लेस करे। किसको डिस्प्लेस करे, बी को। जब बी को डिस्प्लेस कर रहा है तब हमने ए सी लिखा है, और जब ए को डिस्प्लेस कर रहा है तब हमने सी भी लिखा है। ये राइट है, ये रॉन्ग है। हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसे हम क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? तो देखो बच्चों, अगर हम ये बोलें कि ए बी एक कंपाउंड है, तो जब भी हम किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऊपर पहले कैटायन शो करते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैटायन, देन उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एनायन। हम सबसे पहले लिखेंगे कैटायन, देन हम लिखेंगे एनायन। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या हम पहले कैटायन को शो करेंगे, देन एनायन को शो करेंगे। अब यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि सी ने ए को रिप्लेस किया है, सी ने किसको रिप्लेस किया है, ए को, तो बताओ अगर सी ए को रिप्लेस कर रहा है तो क्या सी भी एक कैटायन नहीं होगा क्या? क्यों? क्योंकि ए भी तो कैटायन है। अगर सी ने ए को रिप्लेस किया तो सी भी क्या फॉर्म करेगा, कैटायन ही फॉर्म करेगा। कैटायन ही तो कैटायन को रिप्लेस करेगा, और एनायन एनायन को रिप्लेस करेगा। यानी कि सी भी हमारा कैटायनिक होगा। और अगर सी कैटायनिक है तो सी को हमें पहले दिखाना होगा और बी को बाद में। इसलिए हमारा जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये तो करेक्ट है, बट बीसी वाला रिप्रेजेंटेशन ये हमारा रॉन्ग है। क्या ये बात ठीक है बच्चों? ऐसे ही अगर सपोज करो कि सी कैटायन ना होके सी होता एनायन। सी क्या होता बच्चों, एनायन होता। अगर सी एनायन होता तो ये किसको डिस्प्लेस करता, तो ये डिस्प्लेस करता बी को। अगर सी बी को डिस्प्लेस करेगा तो हम सी को कहां लिखेंगे, बाद में। इसलिए हमने ए सी दिखाया, ना कि सी ए दिखाया। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। क्या आपको इतनी बात समझ आई? मैं कोशिश करता हूं कि आपको दोबारा से समझा सकूं अलग तरीके से। तो चलो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, हाँ एक सेकेंड, दोबारा देखते हैं एक बार। सपोज करो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें पहले ट्राइंगल है देन सर्कल है, पहले ट्राइंगल है देन सर्कल है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैटायन को, और देन जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनायन को। अगर अब यहाँ पर मैं ट्राइंगल लगाता हूं तो बताओ किसको रिप्लेस करेगा? हाँ, अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल लगाता हूं, इसको हम बोल रहे हैं ट्राइंगल 1, इसको हम बोल रहे हैं ट्राइंगल 2। तो यहाँ जो ट्राइंगल 1 है उसको कौन रिप्लेस करेगा बच्चों? ट्राइंगल 2 रिप्लेस करेगा। यानी कि जब ये रिएक्शन होगी तो इस तरीके से ही होगी ना, इस तरीके से ही होगी। लेकिन अगर हमने ट्राइंगल की जगह सर्कल लिया होता, तो बताओ अब की बार अगर ये सर्कल 1 और ये सर्कल 2 है तो सर्कल किसको रिप्लेस करेगा? सर्कल सर्कल को रिप्लेस करेगा। और अगर आप सर्कल की जगह रिप्रेजेंट करोगे तो बताओ क्या ये बात होगी कि नहीं, कि पहले क्या आएगा, ट्राइंगल, देन क्या आएगा, सर्कल। क्या ये बात ठीक है? अच्छा, अगर हम इस बात को ऐसे बोलते हैं कि मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है जिंक। कौन सा एलिमेंट है बच्चों? जिंक। जिंक की रिएक्शन हम करा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से। किससे करा रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट से। अब ऐसा मैं आपको अभी बता रहा हूं कि जो जिंक की रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है किससे?
सिल्वर्स। ठीक है, तो इसका मतलब जिंक क्या कर सकता है, जिंक जो है वो सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा। और क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी हाई है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है उसके प्लेस से, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या ये बात ठीक है बच्चों, क्या ये बात ठीक है? अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि देखो ये क्या है, एक एलिमेंट है, ये क्या है, एक एलिमेंट है, और एक क्या है, एक कंपाउंड। ये क्या है बच्चों, कंपाउंड। तो डेफिनेशन कैसे बनाई हमने, डेफिनेशन क्या बोली, व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड द रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सही है कि नहीं, समझ आया ना? अच्छा, अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी टाइप्स होंगे आगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्या टाइप्स होते हैं, तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स होंगे हमारे पास 3। कितने टाइप्स होंगे बच्चों, 3। एक्चुअली सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेम ही है, लेकिन वो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है उसके बेस पर हमने इस रिएक्शन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। एक हमारे पास टाइप है मेटल डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड टाइप है हमारे पास नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड टाइप है हमारे पास हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब हुआ, देखो यहां पर अगर इस रिएक्शन को आप देखते हो, क्या लिख रहा है, ये जिंक प्लस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। बताओ यहां पर क्या जिंक, जिंक वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है जिसने किसको डिस्प्लेस किया है बच्चों, कॉपर को। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो जिंक से क्या होगी, लो होगी। क्या ये बात सही है क्या? इसलिए जिंक ने जब कॉपर को डिस्प्लेस किया तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म किया, जिंक सल्फेट। सही है। अब बताओ जिंक और कॉपर ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, मेटल। ये दोनों ही क्या है बच्चों, मेटल। तो यदि एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रही हो तब तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे बोलेंगे, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अगर, अच्छा इसी अकॉर्डिंग अब आपको समझ आ रहा होगा सर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हेन अ हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल द रिएक्शन इज कॉल्ड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या, कि क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड, क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड, ये हमारे पास क्लोरीन है, एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों है सर, यहाँ पर तो 2 एटम्स हैं। देखो बच्चों एलिमेंट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, कि एक ही जैसे एलिमेंट्स का जब ग्रुप हो, एक ही जैसे एटम्स का जब ग्रुप हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और जब 2 तरह के एलिमेंट मिलके नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जैसे कि सोडियम और ब्रोमीन, तो इनको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। क्या बोलेंगे बच्चों, कंपाउंड बोलेंगे। तो एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है जो कि कैसा है, नॉन मेटल, जो कि कैसा है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल है इसका मतलब यहां पर इसने ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया, किसको डिस्प्लेस किया, ब्रोमीन को। तो अगर क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा है, दोनों ही नॉन मेटल है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो समझ आया कि नहीं, अगर हाईली रिएक्टिव मेटल में लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अगर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल अपने से लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे तो वो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द क्वेश्चन अब आपका ये बनेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो देखो जब हम मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, इसके लिए हम यूज करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज। एक्चुअल में मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज में सेट किया गया और उस सीरीज को हमने क्या बोल दिया, रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे उस रिएक्टिविटी सीरीज का मैं आपको एक ग्लिम्स दे सकता हूं, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज हमने को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जैसे पोटेशियम
सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अच्छा, इस रिएक्टिविटी सीरीज को देख के इसके आगे भी होती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं यहां पर जिंक, ठीक है, लेड, मरकरी, इसके नीचे कॉपर। सही है। अच्छा, यहाँ पर वैसे यहाँ पर आप लोगों को अपनी बुक में हाइड्रोजन देखने को मिलेगी बच्चों। क्या देखने को मिलेगी? हाइड्रोजन देखने को मिलेगी। अभी वो क्यों होती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर ये ऐसे लिख रही है सीरीज, तो बताओ क्या ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम, एंड रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ calcium, and reactivity of calcium is greater than reactivity of magnesium, and reactivity of magnesium is greater than reactivity of aluminium, and so on। इस तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी। क्या ये बात सही है? इस अकॉर्डिंग अगर मैं रिएक्शन ऐसे लिख दूं कि Cu प्लस ZnSO4, क्या लिख दिया? Cu प्लस ZnSO4, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। तो आप एक बात बताओ, अब की बार जो कॉपर है वो तो लेस रिएक्टिव है, वो तो लेस रिएक्टिव है भाई, और जिंक जो है वो कैसा है बच्चों? हाईली रिएक्टिव है, वो हाईली रिएक्टिव हुआ। तो अगर कॉपर लेस रिएक्टिव है तो क्या अब ये जिंक को इसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर पाएगा? एक नाजुक सा बच्चा एक 100 किलो के आदमी को उसके प्लेस से हटा सकता है? नहीं हटा सकता ना। कहने में आता है कि चींटी भी एक हाथी के नाक में दम कर सकती है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर इस बात को सोचोगे तो हम कहेंगे कि कॉपर सर लेस रिएक्टिव है, यानी कि कॉपर के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो जिंक को अपने प्लेस से हटा सके। सही है क्या ये बात? तो अगर ये रिएक्शन होकर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना, तो क्या ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में वापस से इस डायरेक्शन में हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है केवल एक ही डायरेक्शन में कंसीड होती है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? इररिवर्सिबल रिएक्शन। देखो ये 4 वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बोला था कि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है कि अगर रिएक्टेंट से एक बार प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनेगा, यानी कि रिएक्शन की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। अगर यहां से हम इस रिएक्शन की बात करें कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो यहां पर कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर के अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो जिंक को डिस्प्लेस कर दे। गॉट इट बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर आपको नॉन मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी चेक करनी हो, किसके लिए? नॉन मेटल्स के लिए, तो भी उसकी एक सीरीज होती है। एक्चुअली में सभी एलिमेंट्स की सीरीज के लिए हम इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक टर्म होती है जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा आप डीप में ना समझ के अगर बेसिक टर्म में समझना चाहो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये बता रहा है कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या गेन करने की टेंडेंसी दूसरे एलिमेंट के कंपैरेटिवली कितनी है। सपोज मेरे पास 2 एलिमेंट है ए एंड बी। अगर ए एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बी से ज्यादा होगी तो ए हमेशा कैटायन बनाएगा और बी हमेशा एनायन बनाएगा। सही है क्या ये बात? आप लोगों ने, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी वो क्या होती है बच्चों? -2 पढ़ी है, ठीक है। हालांकि वैलेंसी माइनस प्लस नहीं होती है, वैलेंसी तो केवल एक नंबर है, किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे इस बात पर। लेकिन अगर ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के सामने आता है ना, फ्लोरीन के सामने, तो अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो फ्लोरीन से कम है। यानी कि अगर मैंने इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया और टग ऑफ वॉर करा दी जाए, क्या करा दी जाए? टग ऑफ वॉर करा दी जाए, तो कौन जीतेगा? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है तो फ्लोरीन जीतेगा, और फ्लोरीन जीतेगा तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा?
पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सही है क्या? सही है क्या? अच्छा, तो ऐसे ही हमारे सिलेबस में नॉन मेटल्स के लिए भी हमें ये बताया गया है। एक्चुअली आपके केवल यूज होगी नॉन मेटल्स, हेलोजन्स। कौन सी नॉन मेटल्स यूज होगी बच्चों? हेलोजन। और हेलोजन की जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो होती है फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। फ्लोरीन जो है वो सबसे हाईली रिएक्टिव है, क्लोरीन उससे लेस रिएक्टिव है, ब्रोमीन उससे भी लेस रिएक्टिव है, और आयोडीन सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। यानी कि अगर हम देखें कि क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया है, तो क्लोरीन तो ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा ही, क्योंकि क्लोरीन क्या है? हाईली रिएक्टिव है। बट जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। सही है क्या? समझ आया क्या? चल, अब यहां से बात आती है सर, ये हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी? अ हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही तरह की होगी ना। हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव कैसे होगी? तो देखो क्या है, एग्जाम्पल से समझो। ये क्या है? एक मेटल है। ये क्या है? एक मेटल है। और इसने HCl में से क्या निकाल दिया? हाइड्रोजन निकाल दिया। क्या बना दिया? ZnCl2, जिंक क्लोराइड। क्या बना दिया? जिंक क्लोराइड। तो बताओ, एक मेटल ने डिस्प्लेस किया किसको? हाइड्रोजन को। तो हम बोलते हैं व्हेन अ मेटल डिस्प्लेस अ हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मोस्टली ये जो कंपाउंड होंगे ये या तो एसिड्स होंगे या बेस होंगे। जनरली जो रिएक्शन होती है मेटल की, या तो वो एसिड्स के साथ कराते हैं हम या बेस के साथ, जब ये हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ हाइड्रोजन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। करेक्ट है क्या? अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो हाईली रिएक्टिव मेटल? हाईली रिएक्टिव मेटल, देखो अभी हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी और ये बोला था कि यहां पर जो है ना वो हाइड्रोजन आएगा। कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। इसका मतलब कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव होता है। कॉपर जो होगा वो हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव होगा। यानी कि अगर हाइड्रोजन और कॉपर ये दो एलिमेंट है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए, तो अब आपको लगेगा सर रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक्चुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो यहां पर हाइड्रोजन कैटायन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? कैटायन। तो इसका मतलब कॉपर को क्या फॉर्म करना पड़ेगा? एनायन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर रिएक्शन ऐसे हो, कॉपर प्लस HCl गिव्स, तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस यहां पर नहीं कर सकता। नो रिएक्शन। या ऐसे ही हम बोले सिल्वर प्लस HCl, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो होता है वो तो कॉपर से भी लेस रिएक्टिव होता है। सिल्वर तो क्या होगा भाई? कॉपर से भी लेस रिएक्टिव होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसी होंगी जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगी, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे। अदरवाइज कुछ मेटल्स ऐसी होंगी जैसे कि कॉपर एंड सिल्वर, ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होती हैं और ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर इस टॉपिक में अब कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करेगा, ताकि हम इसको आगे दोबारा डिस्कस कर सके। सही है क्या? नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से क्या समझ आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो यहां भी हो रहा है, लेकिन कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। एक्चुअली में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इंटरचेंज ऑफ आयंस। कि आयंस का हमें क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें। जैसे मान लो A B plus C D gives
ए डी प्लस सी बी, या मैं इसको लिख सकता हूं ए सी प्लस बी डी। बताओ कौन सा करेक्ट है, बताओ बच्चों कौन सा करेक्ट है। इंटरचेंज ऑफ आयंस, दो कंपाउंड्स के बीच, दोनों ही क्या है, ये कंपाउंड्स हैं, ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है और ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है, और हम देख पा रहे हैं कि दोनों कंपाउंड्स के जो आयंस है, ए कैटायन है, बी एनायन है, सी कैटायन है, डी एनायन है। ए के साथ बी था, जबकि यहां ए के साथ क्या आ गया बच्चों, डी आ गया। बी के साथ ए था, जबकि यहां बी के साथ क्या आ गया, सी आ गया। तो आयंस जो हैं वो आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। क्लियर है क्या ये बात? अच्छा बताओ, इसको हम ए सी प्लस बी डी ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? ए भी हमारे पास क्या है, कैटायन, सी भी हमारे पास क्या है, कैटायन। तो कैटायन प्लस कैटायन, ये तो रॉन्ग हो गया। बी एनायन, डी एनायन, एनायन एनायन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमने बोला हमें हमेशा कैटायन के साथ किसको कंबाइंड करना है, एनायन को। अब अगर सपोज करो ए कैटायन है, तो बी तो ऑलरेडी इसके साथ कंबाइंड है, दूसरा एनायन कौन सा होगा, डी। तो ए को हमने किसके साथ जोड़ा, डी के साथ, ए प्लस डी माइनस। अब यहां पर सी कैटायन है, इसलिए सी पहले लिखा, बी एनायन है तो बी बाद में लिखा। सही है क्या ये बात? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इंटरचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, इंटरचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, या हम कहें बिटवीन टू स्पीशीज, बिटवीन टू स्पीशीज। पर ये तो सीधी सी बात है बच्चों, एलिमेंट्स के बीच ये रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन किसके बीच होती है, कंपाउंड्स के बीच। ओके ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड BaCl2, AQ का मतलब एक्वस है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, और यहां से बन गया सोडियम सल्फेट, यानी कि सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करके बना रहा है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो बताओ बेरियम एक कैटायन था, इसकी वैलेंसी +2 होती है, क्लोराइड एक एनायन है, इसकी वैलेंसी -1 होती है, तभी तो इसका फॉर्मूला बना BaCl2, क्योंकि 2 नीचे लिखेंगे। सोडियम कैटायन फॉर्म करता है, वैलेंसी +1 होती है, वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है। और सल्फेट एनायन फॉर्म करता है, इसकी वैलेंसी -2 होती है, इसलिए 1 और 2 इधर आके Na2SO4। अब एक बात बताओ कि अगर हम ये बोलें कि यहाँ बेरियम के साथ क्लोराइड था, तो प्रोडक्ट में बेरियम के साथ क्या आ गया, सल्फेट, और सोडियम के साथ सल्फेट था, तो सोडियम के साथ क्या आ गया, क्लोराइड, सोडियम के साथ क्या आ गया, क्लोराइड। इसलिए इस रिएक्शन को हमने क्या बोला, बेरियम भी अपने प्लेस से डिस हो गया, डिसअरेंजमेंट हुआ, और सोडियम के लिए भी उसके प्लेस का डिसअरेंजमेंट हुआ, यानी कि अपने प्लेस से डिस्टर्ब हुआ, तो इसलिए हमने इसे क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है क्या? अच्छा यहां तक समझ आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो कि नहीं क्लास को? देखो क्लास को, साइंस को खासकर एंजॉय करके पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई भी पढ़ाई करो, कोई भी काम करो, जब तक आप उसे एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप उसको अच्छे से नहीं कर सकते। बेटा मैं जब 11th क्लास में था तो मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी। आज मैं आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो केमिस्ट्री जो है ये हमारी लाइफ को हर तरफ से अफेक्ट कर रही है। हम कहते हैं ना कि इन दो लोगों की केमिस्ट्री ठीक नहीं है, वो केमिस्ट्री और हम ये जो पढ़ रहे हैं दोनों सेम हैं। कैसे? देखो एक बात, छोटी सी एक एग्जांपल से बात करते हैं। 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो जिनमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? जिनमें अभी और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। और सुपर सैचुरेटेड, जब हम किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करके अनसैचुरेटेड स्टेट में ला दें, यही होता है ना। अब अपनी लाइफ पर कभी फोकस करना कि जब आपको कोई चीज पसंद आती है तो आपको उसको बार बार करने का मन करता है, क्योंकि आप अभी भी अनसेटिस्फाइड हो। दोबारा खेलना पसंद है तो खेलते ही रहना है, मूवीज देखना पसंद है तो मूवीज ही देखते रहना है, यानी कि हम अनसैचुरेटेड कंडीशन में रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हम उस चीज से कंप्लीटली बोर होने लगते हैं। कोई भी डिश अगर हमें पसंद है तो हम खाते खाते बोर हो जाएंगे, अब नहीं खानी, अब ये काम नहीं करना, अब ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, तो हम किस पर आ जाते हैं,
सैचुरेटेड कंडीशन पर। बस अब हमें मान लो मुझे बाइक चाहिए थी, मुझे बाइक मिल गई, मैं खुश हो गया कि अरे वाह बाइक आ गई, मैं सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन 2 दिन बाद ही जैसे ही मैंने किसी और की बाइक देखी अच्छी, मुझसे और थोड़ी अच्छी थी, तो मुझे क्या लगा कि यार मेरे पास भी होनी चाहिए थी। मुझे टेम्परेचर मिल गया ना थोड़ा सा, तो मैं वापस से कैसी कंडीशन पे चले गया, सैचुरेटेड होने के बाद अनसैचुरेटेड। अब मुझे वो वाली बाइक चाहिए थी। तो देखो 3 तरह के सॉल्यूशंस और लाइफ में 3 तरह की कंडीशंस। ये केमिस्ट्री हमारी लाइफ को हर एंगल से अफेक्ट कर रही है। तो हम कोशिश करेंगे हर क्लास में आपको एक लाइफ से जुड़ा ऐसा एस्पेक्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड बता पाए। ठीक है क्या? चलो टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा कह रहा था कि जब 2 कंपाउंड्स के बीच में आयंस का क्या हो, इंटरचेंज हो। ठीक है सर। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि किसी किसी प्रोडक्ट में तो एस लिखा हुआ है और किसी किसी प्रोडक्ट में ए क्यू लिखा हुआ है। जैसे हाँ देखो, हम देख रहे हैं बेरियम सल्फेट में क्या लिखा हुआ है, सल्फर। लेड आयोडाइड में क्या लिखा हुआ है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। सिल्वर क्लोराइड में सॉलिड। लेकिन सोडियम क्लोराइड एक्वस, पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस, सोडियम नाइट्रेट एक्वस, सोडियम क्लोराइड एक्वस, H2O लिक्विड। यहां आपको कहीं भी सॉलिड नहीं देखने को मिलेगा। ये जितना भी सॉलिड है सब प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में नहीं है। इस सॉलिड का मतलब क्या है, ये एक पर्टिकुलर किसी रिएक्शन को बता रहा है। देखो ये वो सब्सटेंस है जो अब डिसॉल्व नहीं हो रहा है, सॉलिड स्टेट में है। यानी कि हमारे जिस भी कंटेनर में हम रिएक्शन करा रहे हैं, जिस भी बीकर में रिएक्शन करा रहे हैं, उसके बॉटम में जाकर कलेक्ट हो जाएगा। ये डिसॉल्व नहीं होगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। तो ये कैसा है, इनसॉल्युएबल सब्सटेंस। क्या है ये, इनसॉल्युएबल सब्सटेंस। और इस इनसॉल्युएबल सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस इनसॉल्युएबल सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युएबल सब्सटेंस। ठीक है क्या? और इस इनसॉल्युएबल सब्सटेंस को क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेट। क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेट। ओके। तो क्या सर हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है? तो आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि इन 3 रिएक्शंस में तो प्रेसिपिटेट बन रहा है, सॉलिड सब्सटेंस, इनसॉल्युएबल सब्सटेंस बन रहा है। बट इस रिएक्शन में ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं बन रहा। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो कभी भी कंपलसरी नहीं है कि वो प्रेसिपिटेट ही फॉर्म करेगी। यानी कि हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगी, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। और हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो नहीं रहा, इस एग्जांपल से हम ऐसा कह सकते हैं। पर क्या हर प्रेसिपिटेट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होगी? हाँ, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता ही किसमें है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सही है क्या ये बात? तो हम ये कहेंगे, हम यहां से ये कह सकते हैं कि हमारे पास जिस सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होंगी। इस पॉइंट को ऐड करेंगे यहां पर, ऑल द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, but it is not true for रिवर्स कंडीशन। यानी कि हमारे पास सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। सर कैसे पता चलेगा?
कौन सी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और किस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, कुछ आयंस होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, यानी कि कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस के ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनसे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, यहां पर लिख रहा है बेरियम सल्फेट। क्या लिख रहा है बच्चों? बेरियम सल्फेट। लेकिन यहाँ बेरियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम जब सल्फेट के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है तब तो प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन अगर क्लोराइड के साथ करता है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। तो कैसे पता चले, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक पॉइंट ऐड कर दिया है, कुछ पॉइंट्स। जैसे हमारे पास जितने भी नाइट्रेट्स होंगे, जितने भी क्या होंगे, नाइट्रेट्स होंगे, चाहे वो कोई सा भी नाइट्रेट हो, सोडियम नाइट्रेट हो, या वो कैल्शियम नाइट्रेट हो, या वो अमोनियम नाइट्रेट हो, या वो बेरियम नाइट्रेट हो, कोई भी नाइट्रेट हो, नाइट्रेट कभी भी इनसोल्युबल सब्सटेंस नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाते, इसकी बात अभी नहीं करेंगे, किसी और क्लास में करेंगे। बट पोलैरिटी का रीजन होता है वहां पर दो आयंस के बीच में कितना अट्रैक्शन हो रहा है, क्या उनका साइज है, इस तरह से चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रेट कोई भी हो, कोई भी इनसोल्युबल नहीं होगा। सही है क्या ये बात? ऐसे ही अमोनियम के जितने भी आयंस होंगे, किसके? अमोनियम के, वो सभी भी क्या होंगे? सोल्युबल होंगे, यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेंगे। ऐसे ही एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स क्या होती है? देखो, जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल, अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो इसमें जो ये फर्स्ट लाइन है ये वाली, और जो सेकंड लाइन है ये वाली, ये चालू होती है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और यहां पर हमारे पास आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आगे भी चलती हैं, आपके इतने ही एलिमेंट्स काम आएंगे। इसके बाद नीचे पोटेशियम के नीचे आता है रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। सही है क्या? तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी मेटल्स होंगी एल्कली मेटल्स, अब इन्हें एल्कली मेटल्स क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि एल्कली मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ मिक्स होके एक बेसिक नेचर का सॉल्यूशन बनाती हैं। कैसा बनाती हैं? बेसिक नेचर का सॉल्यूशन। और जो भी सब्सटेंस हमारे पास बेसिक नेचर का सॉल्यूशन बनाए वाटर में डिसॉल्व होके, उसके नेचर को बोला जाता है एल्केलाइन नेचर। क्या बोला जाता है? एल्केलाइन नेचर। तो हमारे पास ये जितनी भी मेटल्स हैं, ये जितनी भी मेटल्स हैं, ये सभी एल्कली मेटल्स हैं, यानी कि ये जो कंपाउंड्स बनाती हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और बेसिक नेचर का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसलिए उन्हें हम क्या बोलेंगे? एल्कली मेटल्स। इनके नाइट्रेट्स, इनके क्या? नाइट्रेट्स, सारे नहीं, इनके जो नाइट्रेट्स होंगे वो सोल्युबल होंगे। अमोनियम के नाइट्रेट्स भी सोल्युबल होंगे। तो ये पॉइंट्स हमने लिख दिए। जैसे हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुल मिला के हैलाइड्स, हेलोजन बोलते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ही उनके कंपाउंड्स को बोलते हैं हैलाइड। और अगर हमारे पास हैलाइड किसके हों? एल्कली मेटल्स के हों। किसके हों? एल्कली मेटल्स के हों, तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं, सोल्युबल होते हैं। केवल सिल्वर, लेड और मरकरी, सिल्वर, लेड और मरकरी। बच्चों, ये जो पीबी का सिंबल है ना, इसको लेड बोलते हैं। एक्चुअली पीबी में आपको लेड तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर पीबी क्यों लिखते हैं इसका सिंबल? क्योंकि इसका एक्चुअल नेम होता है प्लम्बम। क्या नेम होता है बच्चों? प्लम्बम। ऐसे आप देखोगे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं बताता हूं, एक सेकेंड। एक सेकेंड बच्चों। देखो, अगर हम बोले Hg, Hg को बोलते हैं हम मरकरी। क्या Hg में कहीं भी मरकरी है? नहीं, क्योंकि Hg का एक्चुअल नेम क्या होता है? हाइड्रा गायरम। क्या होता है? हाइड्रा गायरम।
ऐसे ही हमारे पास होता है Pb, जिसको हम बोलते हैं लेड। एक्चुअल नेम क्या होगा इसका? प्लम्बम। क्या नेम होगा बच्चों? प्लम्बम। सही है क्या? और नेक्स्ट अगर हम बात करें Ag, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर। तो ये सिल्वर भी हमारे पास एक्चुअल नेम इसका होता है अर्जेंटम। ऐसे आपके पास एक होता है Au, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं गोल्ड, बट इसका एक्चुअल नेम क्या होता है? ऑरम। तो ये कुछ नए एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनके सिंबल आपने नए नए देखे होंगे। बाकी Na, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम। क्या सोडियम में Na कहीं भी आ रहा है? नहीं आ रहा। फिर इसका नाम क्यों है Na? क्योंकि सर इसका एक्चुअल नेम होता है नेटियम। ऐसे ही के, इसको क्या बोलते हो? पोटेशियम। के को क्या बोलते हो? पोटेशियम। तो हमारे के का एक्चुअल नेम होता है कैलियम। ऐसे इस पीरियोडिक टेबल में काफी एलिमेंट्स है। चलो अपन अपने काम पर आते हैं। तो हम कह रहे थे कि अगर हमारे पास नाइट्रेट्स के एल्कली सॉल्ट्स हो या अमोनियम सॉल्ट्स हो, तो वो हमेशा क्या होंगे? सॉल्युएबल होंगे। अगर हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के कोई भी मेटल के साथ कंपाउंड है, सिवाय किसके? सिल्वर के, लेड के और मरकरी के। सिल्वर, लेड और मरकरी, वो हमेशा क्या होंगे? इनसॉल्युएबल होंगे। अच्छा, ऐसा सही है क्या? देखो, लेड के साथ जब आयोडाइड है, लेड के साथ जब आयोडाइड है, तो वो क्या बना रहा है? इनसोल्युएबल सब्सटेंस बना रहा है। लेकिन बेरियम के साथ जब क्लोराइड है, या सिल्वर बेरियम के साथ क्लोराइड है, और हम कह सकते हैं पोटेशियम के साथ आयोडाइड है, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के साथ क्लोराइड है, या सोडियम के साथ क्लोराइड है, किसी के भी साथ जब सिल्वर, लेड और मरकरी, इनके अलावा जब किसी के भी साथ अपना ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन आते हैं, तो वो सॉल्युएबल होंगे। लेकिन अगर लेड, सिल्वर या मरकरी के साथ आ जाए, तो वो इनसॉल्युएबल होंगे। सही है कि नहीं? अच्छा, ऐसे ही अगर हमारे पास सल्फेट्स आयन है, क्या है बच्चों? सल्फेट्स आयन है, तो वो बेरियम के लिए, स्ट्रांशियम के लिए और लेड के लिए। किसके लिए? लेड, बेरियम और स्ट्रांशियम। बेरियम, स्ट्रांशियम और लेड, इनके साथ जब सल्फेट होगा तो कैसा होगा? इनसॉल्युएबल। कैसा होगा बच्चों? इनसॉल्युएबल। यहां पर लिखा हुआ है सल्फेट्स आर मोस्टली सोल्युएबल एक्सेप्ट फॉर बेरियम, स्ट्रांशियम एंड लेड। जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर हम यहां देखें तो हमारा ये जो बेरियम है, इसके साथ जब सल्फेट आया, कहाँ है? ये रहा। बेरियम के साथ जब सल्फेट आया तो वो क्या हो गया? इनसॉल्युएबल हो गया। लेकिन सोडियम के साथ जब सल्फेट था, तो वो कैसी स्टेट में था? एक्वस स्टेट में था। क्लियर है क्या ये बात? चलो आगे चलें क्या? यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? तो अब हम इस बात को अगर समराइज्ड कर दें, तो आज हमने दो रिएक्शंस पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट कंपाउंड में से एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, यानी कि वो उससे हाईली रिएक्टिव होता है, तो अपनी पावर दिखा के उसको उसकी जगह से हटा देता है और उसकी जगह जाके बैठ जाता है। अब वो एलिमेंट और हटने वाला एलिमेंट अगर मेटल हुए दोनों, तब तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हटने वाला एलिमेंट और हटाने वाला एलिमेंट, यानी कि हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, दोनों नॉन मेटल हुए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर अगर एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो। देखो बच्चों, मेटल्स जो है ना, वो कैटायन फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल्स एनायन फॉर्म करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा था कि कैटायन किसको रिप्लेस करेगा? कैटायन को। और एनायन किसको रिप्लेस करेगा? एनायन को। तो मेटल कभी भी नॉन मेटल को रिप्लेस नहीं करता, सिर्फ एक कंडीशन के अलावा, जो कि क्या है? हाइड्रोजन। और ऐसा क्यों है कि हाइड्रोजन को मेटल डिस्प्लेस करता है? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हमारे पास दोनों वैलेंसीज होती हैं, H+ भी और H- भी। हाइड्रोजन जब मेटल्स के सामने आता है, तब तो H- वैलेंसी शो करता है, और जब नॉन मेटल्स के सामने आता है तो H+ वैलेंसी शो करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज करने वाला पर्सन है फैमिली का, कि जब बड़ों के सामने बैठता है
तो बड़ों वाली बातें करता है, जब छोटों के साथ बैठता है तो छोटों वाली बातें करता है। यानी कि यदि इसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट आए जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये दे देता है, और इसके सामने कोई ऐसा एलिमेंट आए जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो ये गेन कर लेता है। बेचारा अपनी पीरियोडिक टेबल में सबसे कॉम्प्रोमाइज करने वाला एलिमेंट है ये। सही है कि नहीं, है ना। तो यहां से हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगी वो 3 टाइप्स की होगी, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, इंटरचेंज ऑफ आयंस। यानी कि जब दो कंपाउंड्स के आयंस आपस में क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। अगर प्रोडक्ट में इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन गया तो उसे क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेट। द सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट। अगर उस प्रेसिपिटेट जिस रिएक्शन में बन रहा है उस रिएक्शन को क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया। अब देखो यहां तक हमने कवर किया, एक लास्ट पॉइंट बचा, क्या कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होगी। कैसी होगी, रिवर्सिबल। अब आपको याद रखना भी आसान है, कॉम्बिनेशन डीकंपोजिशन एक दूसरे के अपोजिट थे, और डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसा है क्यों, देखो अगर हमने ऐसे बोला कि हमारे पास एक मेटल है, एक कंपाउंड है NaCl और दूसरा कंपाउंड है Ba, बेरियम सल्फेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेरियम सल्फेट तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट क्या होगा भाई, बेरियम सल्फेट इनसोल्युबल होगा, तो इससे रिएक्शन करेगा ही नहीं। अब हम कह रहे हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ बेरियम। ये रिएक्शन हो क्यों रही है, क्योंकि सोडियम जो है ना, सोडियम ये बेरियम को अपने प्लेस से हटा सकता है, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी हाई है। तो सोडियम ने इसको हटा दिया, और हटा के क्या बना दिया, सोडियम नाइट्रेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अब एक बात बताओ, सोडियम तो अभी भी पावरफुल ही रहा, सोडियम तो अब भी चाहे, इसको शैतान इतना है, अगर ये चाहे तो बेरियम से क्या कह सकता है, वापस खड़ा हो, वापस क्या हो, खड़ा हो। यहाँ बैठा था, यहाँ बोला यहाँ से खड़ा हो ले, ये खड़ा हो गया बेचारा, ये चले गया क्लोराइड के पास, सोडियम आ गया नाइट्रेट के पास। सोडियम को अभी भी खुशी नहीं है, सोडियम फिर से कह रहा है कि मैं तो अभी भी हटा सकता हूँ। सोडियम इसको फिर से हटाएगा तो क्या बनेगा बताओ, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम नाइट्रेट। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है, और ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है। बताओ, रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2, ये प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 2 क्या सेम नहीं है क्या। इसका मतलब ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी चल रही है, R से P में भी चल रही है, और P से R में भी चल रही है। एक कंडीशन आती है जिसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं, वहां पर दोनों साइड की रिएक्शंस की स्पीड इक्वल हो जाएगी, और तब हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात। तो अगर कोई रिएक्शन दोनों साइड में हो रही है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। जैकेट नहीं होती, दोनों साइड से पहन लेते हैं तो रिवर्सिबल जैकेट, और अगर एक साइड से पहनोगे तो इरिवर्सिबल जैकेट। ऐसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट एक ही साइड में हो रहा है तो इरिवर्सिबल, और अगर डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड चल सकता है तो रिवर्सिबल। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही मेजर डिफरेंस होता है। सही है क्या। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एलिमेंट प्लस कंपाउंड की रिएक्शन होगी, और डबल डिस्प्लेसमेंट में कंपाउंड प्लस कंपाउंड की रिएक्शन होगी। क्लियर। तो यहां से हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे वो कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तब हमारे पास इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक सब बचे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेंसिडिटी, एंड क्या बचा है, बताओ 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 बताओ। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूँ। देखो हमारे पास जो टॉपिक है वो है रेंसिडिटी और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है क्या, ये जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कोरियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरियोजन। एक्चुअली में वो है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स ही है। ठीक है। और रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल कोरियोजन।
ठीक, तो इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन से ही हम समझेंगे क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन, और इनकी हेल्प से हम समझेंगे क्या होता है कोरियोजन और क्या होता है रेंसिडिटी। आप लोग कोशिश करना कि यहाँ तक एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएं, नेक्स्ट वीडियो जब कवर करेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर कवर होगा। उसके बाद हम एक क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, यानी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे डाउट्स क्लियर। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ आ रही हो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज 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 मुझे जरूर बताना। एंजॉय योर डे, अच्छे से रहो, पानी पीते रहो और हाइड्रेटेड रहो। बाय बाय।